हेलो एवरीवन, दिस इज सागर फ्रॉम लर्निंग आर। आज की इस वीडियो में 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का एक और मैं आपको चैप्टर करवाने वाला हूं और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें हम साहिब आलम की बात करेंगे, और सेकेंड पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें हम मुकेश की बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा टाइटल के बारे में समझाता हूँ। टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग जो कि एक सीजन है, इस टाइम बड़ी हरियाली होती है, नए नए फ्लावर्स खिलते हैं, रौनक होती है हर जगह। वैसे ही ह्यूमन लाइफ में जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड को कहा जाता है स्प्रिंग। चाइल्डहुड बड़ा खुशी का समय होता है, बड़े खुश होते हैं उस टाइम पे हम, वो हमारी एज होती है, हमें पढ़ना लिखना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपने चाइल्डहुड को जी नहीं पाते हैं, अपने चाइल्डहुड को लिव नहीं कर पाते हैं। तो बोला गया लॉस्ट स्प्रिंग कि कुछ बच्चे अपने चाइल्डहुड को नहीं जी पाते हैं। वो टैगलाइन में भी कहता है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, कि वो बचपना उनसे छिन गया है। इस चैप्टर का थीम भी कहीं ना कहीं यही है। इस चैप्टर में पॉवर्टी की बात की गई है, चाइल्ड लेबर की बात की गई है, और कैसे कुछ बच्चे कुछ अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में मगर वो कर नहीं पाते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, गरीबी है वगैरह वगैरह। अब इसके बाद जब मैं कहता हूँ आपको अनीस जंग, तो क्या आपको अनीस जंग जो कि एक राइटर का नाम है, तो क्या आपको ये पता है मेल है फीमेल है? अगर आप अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा एक फीमेल राइटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 को सीखने के लिए हम पूरे चैप्टर को 4 मेन पॉइंट में कवर करेंगे। 4 मेन पॉइंट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है राइटर्स एनकाउंटर विद साहिब। सबसे पहले जो राइटर है हमारी, उसकी मुलाकात होगी साहिब से। एनकाउंटर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। दूसरा जो पॉइंट है मेरे पास वो है स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी। उडुपी एक सिटी है कर्नाटका में, ये वर्ड अभी आपके पास आगे भी आएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सीमापुरी अ होम फॉर रैक पिकर्स, और फोर्थ पॉइंट मेरे पास है साहिब इन टेनिस शूज। तो ये 4 पॉइंट अगर हम याद रखेंगे तो हमें पूरा का पूरा चैप्टर भी याद हो जाएगा। तो समरी स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कोई लाइन मिस नहीं करूंगा, और कोई अगर डिफिकल्ट वर्ड आता है मैं आपको वो समझा भी दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है एक क्वेश्चन से होती है। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू डू दिस। हमारी जो राइटर है वो साहिब से पूछती है, साहिब आलम से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। इसका आंसर भी हम आगे देंगे। वो कहता है द राइटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। राइटर की मुलाकात साहिब आलम से हर मॉर्निंग होती है, और ये साहिब आलम क्या करता हुआ दिखाई देता है? स्क्राउंजिंग करता हुआ दिखाई देता है। स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्च, सर्च फॉर। तो कुछ ढूंढ रहा होता है। क्या ढूंढ रहा होता है? गोल्ड। कहां पे ढूंढ रहा होता है? गार्बेज के डंप्स में। डंप का मतलब होता है ढेर, और गोल्ड का मतलब रियलिटी में सोना नहीं है। गोल्ड का मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको बेचकर इसको बदले में क्या मिलेगा? साहिब आलम को पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, उसको बोला गया गोल्ड। भाई ये जो रैक पिकिंग का काम करते हैं, तो ये आप देखेंगे ज्यादातर ये मॉर्निंग में ही दिखाई देते हैं। तो यही बात बताएगी, जो राइटर है उसका एनकाउंटर हुआ, किससे हुआ? साहिब आलम से। हर मॉर्निंग ऐसा होता भी है। अभी उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाई डू यू डू दिस। इसका आंसर अभी हमें मिला नहीं है। अब राइटर हमें थोड़ा सा साहिब आलम के बैकग्राउंड के बारे में बताती है। वो कहती है साहिब लेफ्ट हिज होम। साहिब अपना घर बार छोड़ के आया था यहाँ पर। साहिब कहाँ का रहने वाला था? वो रहता था ढाका में। फील्ड्स, ग्रीन फील्ड्स थे वहां पर वो रहता था। ढाका जो है कैपिटल है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश से ये यहाँ पर आए थे। वहां से क्यों आए थे? वहां से आने की भी वजह है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज हाउस एंड फील्ड वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स। भाई तूफान आ गया था वहां पर। उस तूफान ने क्या कर दिया? इनका पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया, और इनकी जो खेती वगैरह जो थे, खेत सब कुछ बर्बाद कर दिए। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और रिमूव कंप्लीटली, तहस नहस कर देना। तो क्योंकि वहां पे ढाका में इनका सब कुछ बर्बाद हो गया था गोल्ड के चक्कर में, है ना, सर्वाइवल के चक्कर में, खाने के चक्कर में, धीरे धीरे सिटीज की ओर ये बढ़े, और आके कहाँ पहुंच गए? सीमापुरी पहुंच गए। अभी आपको आगे वो बताएगा। अभी
अब इसके बाद स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या पूछा था कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या करते हुए देखा था, गोल्ड को स्क्राउंज करते हुए देखा था। तो जब उससे पूछा गया ऐसा क्यों करते हो, साहिब आलम जवाब देता है कि मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है। फिर राइटर कहती है स्कूल क्यों नहीं चले जाते। साहिब आलम जो है फिर वो ये कहता है कि कोई आस पड़ोस में हमारे स्कूल ही नहीं है। फिर राइटर कहती है कि अगर मैं स्कूल बनवा दूं तो क्या तुम ज्वाइन करोगे। तो भाई साहिब आलम कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये समझ आया कि हाँ भाई वो जो बच्चा है सीरियस है, पढ़ना चाहता है, मगर उसके पास पढ़ने के लिए स्कूल है नहीं। ठीक है, तो उसको ये भी रियलाइज हुआ राइटर को कि मैंने जो बोल दिया, मजाक मजाक में बोल दिया, वो गलत किया, मैंने नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बच्चा उस बात को सच मान रहा है। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही मुलाकात होती है दोबारा से साहिब आलम की राइटर से, और साहिब आलम देख के राइटर को फटाफट उनके पास आता है और पूछता है अरे क्या वो स्कूल रेडी हो गया जो आप कह रहे थे, बनवाने की बात कर रहे थे। तो राइटर ने बोला अरे स्कूल है, इतनी जल्दी थोड़ा ना बन जाएगा, बनने में टाइम लगेगा, स्कूल बनने में टाइम लगता है। अब थोड़ा सा उसको यहाँ पे एम्बैरेस्ड फील होता है कि ये तो मुझसे आके दोबारा भी पूछ रहे हैं स्कूल के बारे में। फिर राइटर को रियलाइज होता है जैसे मैंने एक प्रॉमिस कर दिया था मजाक मजाक में, ऐसे इस दुनिया में कितने सारे प्रॉमिसेस हैं जो ऐसे बच्चों से कर दिए जाते हैं और जो पूरे नहीं किए जाते। फिर कुछ महीने और बीते, अभी तक राइटर को उसका नाम नहीं पता था। साहिब आलम मैं तो आपको बता रहा हूँ, मगर ये बात राइटर को पता नहीं थी, वैसे अभी तक बताया भी नहीं है यहाँ पर, वो तो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को। तो फिर राइटर ने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम। फिर राइटर मन ही मन ये सोचती है क्या इसको इसके अपने नाम का मतलब भी पता होगा। साहिब ए आलम का नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, साहिब आलम को इस नाम का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर राइटर वो मीनिंग उसको बताने की कोशिश करती भी तो वो इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, ये बात उसको हजम नहीं होती कि मेरे नाम का मतलब ये है और मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं गरीबी में जी रहा हूं, मैं रैग पिकिंग कर रहा हूं, क्या ये नाम सूट करता है, ये बात उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब मुश्किल होता है उसके लिए बिलीव करना कि मेरे नाम का मतलब ये है। साहिब आलम के नाम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का देवता, भगवान, मालिक, स्वामी। और जबकि काम जो है आप देख लो, लाइफ कैसे जी रहे हैं आप देख लो। ये साहिब आलम जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ये पुअर है कि कुछ भी इनके लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर इसके बाद एक सीन आता है चप्पल का, चप्पल को लेके एक सीन आता है, क्योंकि साहिब आलम अकेला नहीं था, उनका एक पूरा का पूरा ग्रुप था। उस ग्रुप में 2-3 लड़के थे, तो एक लड़के ने ना चप्पल नहीं पहनी हुई थी। तो राइटर ने पूछा कि वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स। तो उसका आंसर पता क्या आता है, वो कहता है कि मेरी मम्मी ने चप्पल्स को शेल्फ में से उतारा ही नहीं है, तो मैंने इसलिए चप्पल नहीं पहनी हुई। वहां पे एक लड़का और खड़ा होता है साथ में, उसने शूज पहने हुए थे, मगर वो शूज आपस में मैच नहीं कर रहे थे। मतलब एक शूज दूसरा पहना हुआ है, एक दूसरा पहना है, रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं, कोई मिल गया होगा उनको, शूज पहन लिया, नंगे पैर घूमते हैं वैसे तो, अब शूज पहन रखा है तो बड़ी बात है। शूज ऐसे पहने हुए जो कि मैच नहीं कर रहे। वो पता है क्या एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि अगर इसकी मम्मी ने वो चप्पल सेल्फ में से उतारी भी होती, ये तब भी नहीं पहनता, फेंक देता ये। फिर वहां पे एक तीसरा लड़का और था, वो भी क्या बोलता है, उसने शूज नहीं पहना, उसने चप्पल नहीं पहना, मगर वो अपनी डिमांड रखता है, वो अपनी डिजायर को रखता है, वो कहता है कि मुझे शूज चाहिए, आई वॉन्ट शूज। 3 लड़कों की यहां पर बात आई। फिर उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन ये भी मिलता है कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है चप्पल को खरीदने के लिए, चप्पल हम नहीं पहन पा रहे, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है बेयर फुट रहना। अगर हम नंगे पैर घूम रहे तो अपने परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। एक एक्सप्लेनेशन उनका ये भी आया। तो यहां पर हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया है कि राइटर का एनकाउंटर हुआ किसके साथ, साहिब आलम के साथ हुआ। दूसरे पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट जो है एक स्टोरी है एक मैन की। वो मैन कहां को बिलोंग करता था, उडुपी का था। उडुपी क्या है, आपके पास एक सिटी है कर्नाटका के अंदर, वहां की ये कहानी है। क्योंकि चप्पल की बात आई थी तो ये चप्पल वाली बात को लेके वो कहानी याद आती है राइटर को, तो वो याद करती है, वो कहानी आपको बताती है। कहती है The writer tells a story of a man from Udupi. When he was a young boy, he would stop near a temple to pray for a pair of shoes. His father was a priest there. तो एक मैन था उडुपी से। जब वो मैन यंग हुआ करता था
स्कूल जाते जाते बीच में एक टेम्पल पड़ता था, वो हर बार उस टेम्पल के पास जाकर प्रार्थना किया करता था कि मुझे क्या चाहिए, पेयर ऑफ शूज चाहिए। उस ही टेम्पल में उस यंग मैन के जो पिताजी थे वहां पर वो प्रिस्ट थे, प्रिस्ट का मतलब पंडित होता है, ठीक है, इतना बताया। और वो शूज प्रार्थना करने की वजह से उसको मिल भी जाते हैं। राइटर आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती है कि इस टाइम पे लोगों के पास चप्पल जूते नहीं हुआ करते थे, नंगे पैर घुमा करते थे। अब उसके बाद लिखा हुआ है द राइटर विजिटेड द प्लेस आफ्टर 30 years, इट वॉज फाउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। अब वो राइटर जो है, जो कहानी आपको पीछे बताई, जिस प्लेस की बात की गई, जिस मंदिर की बात की गई, जिस जगह की बात की गई, वो राइटर 30 साल बाद उस जगह दोबारा जाती है और अब ये जगह जो है बिल्कुल खाली है, सुनसान है। डेसोलेशन का मतलब क्या होता है, द कंडीशन ऑफ अ प्लेस जहां पर अब आपके पास लिविंग थिंग्स नहीं रह गई है, प्लेजेंट थिंग्स नहीं रह गई है, मतलब पहले जो चीजें थी वहां पर अब रह नहीं गई है, सब कुछ खाली खाली सा और सुनसान सा हो रखा है, तो उसको बोला डेसोलेशन। तो जो राइटर है 30 साल बाद आई तो सब कुछ चेंज देखने को मिलता है। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है देयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट एंड देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, देयर केम अ यंग बॉय इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, he threw his school bag on a folding bed। तो जब वो 30 साल बाद इस जगह पे दोबारा आती है हमारी राइटर, वो देखते हैं कि यहाँ पर अब नए पंडित जी रह रहे हैं और बैक यार्ड में रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई है और एक छोटा सा लड़का जो है आता है भागता हुआ यूनिफॉर्म में, ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है, उसने सॉक्स पहनी हुई है, उसने शूज पहने हुए हैं और आते ही अपने बैग को फटाफट से कहाँ फेंकता है, फोल्डिंग बैग पर फेंकता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ लुकिंग एट द बॉय द राइटर रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। तो इस लड़के को जिसने सॉक्स पहने हुए, शूज पहने हुए देखकर राइटर को वो उदीपी वाला जो मैन था, जब वो यंग हुआ करता था, जब वो प्रेयर किया करता था, उसकी प्रेयर याद आ गई है। अरे 30 साल पहले ऐसा भी था, किस चीज के लिए प्रेयर की जाती थी। और जब उसको पेयर ऑफ शूज मिल गया था तो एक प्रार्थना ये भी थी उस बच्चे की कि ये जो जूते हैं मुझसे अब कभी दूर ना जाएं, मैं इसको कभी लूज ना करूं। ये प्रार्थना थी कि हमसे कभी ये जूते छीने ना जाएं, हमारे पास रहें, हम इसको सदा बाहर पहन पाए। ये भी एक प्रार्थना थी। तो उस लड़के को देख के ऐसा लगता है 30 साल बाद, जिसने आज सॉक्स और शूज पहने हुए, कि भगवान ने इनकी प्रार्थना को सुन लिया था, तभी तो आज सॉक्स और शूज पहने हुए हैं। और यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स रिमेन शूलेस। तो अब ये देखा जा सकता है कि जो यंग बॉयज हैं, जैसे कि पंडित जी के लड़के हैं, आज वो 30 साल बाद आज वो शूज पहन पा रहे हैं, अब शूज पहन पा रहे हैं, मगर अभी भी हमारे नेबरहुड में कुछ ऐसे रैक पिकर्स हैं जो आज भी शूलेस रहते हैं, वो आज भी शू नहीं पहन रहे, चप्पल नहीं पहन रहे। तो ये कहानी थी आपकी उडीपी की, जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है सीमापुरी अ होम फॉर रैक पिकर्स। हाँ भाई, इस चैप्टर में हम सीमापुरी की बात करने वाले हैं। सीमापुरी क्या है? होम है फॉर रैक पिकर्स का, रैक पिकर्स का गढ़ है, वहां पे रैक पिकर्स भरे पड़े हैं। कहता है सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है? दिल्ली के पेरिफेरी में पड़ता है। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? आउटर एज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे दिल्ली आपकी सेंट्रल में पड़ती है ना, तो दिल्ली के जो आउटर एरिया है, जहाँ पे दिल्ली खत्म हो रही होगी, बॉर्डर वाला इलाका है, ऐसे उस आउटर एरिया में पड़ता है आपका सीमापुरी, सेंटर में नहीं पड़ता सीमापुरी। पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन ये दी गई है। फिर आगे कहता है मोस्ट ऑफ द रैक पिकर्स लिव देयर, और वहाँ पे ज़्यादातर कैसे लोग रहते हैं? रैक पिकर्स रहते हैं। दे आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड हैव ऑक्यूपाइड अनऑथोराइज्ड लैंड लाइक साहिब्स फैमिली। और वो सारे के सारे रैक पिकर्स कहाँ से बिलोंग करते, कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से आए थे, और उन्होंने वहाँ पर अनऑथोराइज्ड लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना। अनऑथोराइज्ड लैंड का मतलब क्या है? कि उनके पास परमिशन नहीं थी, विदाउट परमिशन वहाँ पे उन्होंने घेर लिया है जमीनों को, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है।
अब थोड़ा सा कंडीशन के बारे में बात करेंगे, वहां पर कैसे घर बने हुए हैं, किस हालात में वो रह रहे हैं। कहता है देयर स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ मड विद रूफ ऑफ टिन एंड टार्पोलिन। तो जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हुए? स्ट्रक्चर का मतलब है जो घर में वो रह रहे हैं, उन्होंने जो भी बना रखा होगा वहां पर, उस घर को बोला जा रहा है स्ट्रक्चर्स। वो किससे बने हुए? मड से बने हुए। मड का मतलब यहाँ पर क्या है? वैसा जो कीचड़ होता है तो इन्हें सीमेंट वगैरह यूज नहीं करते हैं, मिट्टी में, मतलब मिट्टी को गीला विला करके लेपा पोती करके घर वगैरह बना लिया, उसको मड बोला गया। और जो उनकी रूफ है टिन की रूफ है, तो भैया बारिश हो तो भाई पानी की लीकेज हो, तो बारिश की लीकेज से मतलब पानी वहां पे लीक ना करे, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या लगा रखा है? टार्पोलिन लगा रखा है। टार्पोलिन का मतलब क्या होता है? तिरपाल होता है। आगे लिखा है दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। डिवॉइड का मतलब होता है विदाउट समथिंग, कि उनके पास क्या नहीं है? सीवेज की फैसिलिटीज नहीं है, ड्रेनेज की फैसिलिटीज नहीं है, रनिंग वाटर उनके पास आता नहीं है। सीवेज और ड्रेनेज का मतलब क्या है? जैसे आप लोग टॉयलेट जाते हैं तो मतलब पूरा पाइपिंग है, पाइप के जरिए सारा जो वेस्ट मटेरियल है सारा बाहर निकल जाता है ना, एक सिस्टम है, अंडरग्राउंड गटर बने हुए हैं, सीवर है, सब सारी फैसिलिटीज आप लोगों के पास है। सीमापुरी में ऐसा नहीं था, ठीक है। आप लोगों के पास आपका पानी भी आता है भरने के लिए, है ना, पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है आपकी गलियों में। सीमापुरी में ऐसा नहीं है, उनके पास पानी भी नहीं आ रहा है, वहां की हालात ये है। फिर आगे कहता है मोर देन 10,000 रैक पिकर्स हैव बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। 10,000 से भी ज्यादा रैक पिकर्स यहाँ पर 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, और वो भी बिना आइडेंटिटी के। बट दे हैव राशन कार्ड्स एंड देयर नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। मगर उनके पास राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है, वोट वो दे सकते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इन लोगों के लिए जो फूड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसके? आइडेंटिटी के। सो दे प्रेफर टू लिव इन सीमापुरी रादर देन टू द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका दैट कीप देम हंग्री। इसीलिए वो कहाँ पे रह रहे हैं? सीमापुरी में रह रहे हैं, ताकि उनको खाना मिल जाए अच्छे से, भूखे ना सोए। और जबकि ढाका ग्रीन फील्ड्स में क्या हो रहा था? वो भूखे रह रहे थे, इसलिए धीरे धीरे वो शहरों की तरफ भी बढ़े, और ऊपर से सब कुछ वहां पे बर्बाद भी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो तीसरा पॉइंट है पूरा का पूरा कवर हो जाता है। रादर देन का मतलब है के बजाय, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ। अब फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है साहिब इन टेनिस शूज। कहता है साहिब लाइक्स टेनिस एंड सीज यंग मैन प्लेइंग इट स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ अ क्लब। साहिब को भाई टेनिस पसंद है और वो यंग मैन को देखता है, टेनिस को खेलते हुए देख लेता है। टेनिस का जो ग्राउंड होता है ना, उसके बाहर फेंस्ड गेट होते हैं, देखा होगा, बॉर्डर्स बने होते हैं ऐसे। फेंस मतलब होता है जाल, जाली टाइप की लगी होती है। तो वहां से बाहर खड़े होके वो देख रहा था। He goes inside when no one is around। भाई जाहिर सी बात है, जिस टाइम पे मैच चल रहा होगा, जो लोग वहां पर खेल रहे होंगे किसी को एंटर नहीं करने देंगे, डिस्टर्बेंस होता है ऐसे। तो जब उस ग्राउंड में कोई नहीं खेल रहा होता था तब अपना साहिब वहां पर अंदर जाता था। द गेट कीपर लेट्स हिम स्विंग। और जो गेट कीपर है, जो सुरक्षा करता था वहां पर, वो उसको अंदर जाने भी देता था, थोड़ा काइंड था कि भाई चले जा खेल ले। स्विंग का मतलब झूला होता है, तो झूले वगैरह भी लगे होंगे वहां पर अंदर, वो झूल लेता था। फिर लिखा हुआ वन डे ही गेट्स डिस्कार्डेड टेनिस शूज। फिर ऐसे एक दिन की बात है कि साहिब आलम को डिस्कार्डेड टेनिस शूज मिल जाते हैं। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज बेकार समझकर फेंक देना। तो भाई होगा कोई अमीर बंदा होगा, उसके जूतों में हल्का सा होल वगैरह हो गया होगा या कुछ खराबी आ गई, उसने जूते को ऐसे ही फेंक दिए होंगे। अब भाई साहिब आलम रैक पिकिंग का काम करता है, वो शूज उसको मिले होंगे, उसने वो पहन लिए। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम। और उसके लिए ये जूते भी पहनना, जिस जूते में होल बना हुआ है, ये समझो कि उसका कोई सपना पूरा हो गया हो, ठीक है। फिर आगे कहता है न्यू साहिब वर्क्स इन अ टी स्टॉल। और अब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो साहिब आलम है एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया है। साहिब आलम अब एक टी स्टॉल पर काम करने लग गया है। एंड ही गेट्स 800 रुपी एंड ऑल हिज मील्स।
अब उसे 800 रुपये उसकी तनख्वाह के रूप में मिलते हैं और जो उसका पूरा का पूरा खाना होता है, खाना भी उसमें इंक्लूड होता है, उसको 800 रुपये नेट उसके हाथ में आ जाते हैं खाना के साथ। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो राइटर मन ही मन ये सोचती है, क्या ये इस न्यू जॉब के साथ खुश है क्या? तो राइटर क्या रियलाइज करती है, उसके चेहरे पे से ना वो केयर फ्री जो लुक है वो अब जा चुका है। जब मैंने इसको पहले देखा था, जब ये रैक पिकिंग का काम कर रहा था, रैक पिकिंग कर रहा था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था उसका फेस, और जब वो टी स्टॉल पे अब वो काम कर रहा है, वो जो केयर फ्री लुक था ना, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं, किसी का दबाव नहीं, वो खो चुका है अब ये। He carries a steel canister that seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. अब उसे एक स्टील का बना हुआ कैनिस्टर को कैरी करना पड़ रहा है। कैनिस्टर का मतलब क्या हो गया? टीन का पीपा बोलते हैं, कनस्तर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको स्टील के कैनिस्टर कैरी करना पड़ रहा है जो उसको ज्यादा हैवी लग रहा है। किसके कंपैरिजन में? जो पहले वो प्लास्टिक का बैग वो कैरी किया करता था, जिसमें वो रैग कलेक्ट किया करता था, जिसको बेच के उसके पास पैसा वैसा है, उसको तो बड़े आराम से वो कैरी कर लेता था, और ये जो कैनिस्टर है उसको थोड़ा सा क्या लग रहा है? हैवी लग रहा है। फिर आगे कहता है द बैग वॉज हिज बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉप ऑनर। डिफरेंस आप देख सकते हैं। उस टाइम पे जो उसका वो बैग था वो उसका खुद का था, प्लास्टिक बैग की बात कर रहा हूँ, कट्टा टाइप का होगा, वो उसका खुद का था। अभी जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसका खुद का नहीं है, वो उसके मालिक का है। और ये चैप्टर इस लास्ट सेंटेंस पे खत्म होता है और कहता है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अब अपने खुद का मालिक नहीं रहा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को याद रखने के लिए आप लोगों को 4 पॉइंट को याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या था इसमें, कि सबसे पहले साहेब के साथ एनकाउंटर हुआ था राइटर का। दूसरे में उसने फिर राइटर ने क्या बताया आपको, एक कहानी बताई जो कि उडुपी से थी, एक मैन के बारे में कहानी थी। और तीसरा पॉइंट आपको सीमापुरी के बारे में बताया, सीमापुरी क्या है, होम है रैक पिकर्स के लिए, और सीमापुरी की लिविंग कंडीशंस क्या क्या है, वो सारी आपको बातें बताई गई। और लास्ट में हमने बात की साहेब इन टेनिस शूज़ के बारे में बात की। तो इस चैप्टर को याद रखने के लिए भाई इस 4 पॉइंट को प्लीज़ याद रखिएगा। और मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने समझाया है समझ आया होगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। बस आज के लिए इतना ही। फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे।